हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। उससे रिलेटेड वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स, इस सब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और साथ ही साथ हम पॉलिनॉमियल्स और उससे रिलेटेड डिग्री की भी बात कर लेंगे। अब देखिए, ये ऐसा वीडियो है जो कि आपके फंडामेंटल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। इन टॉपिक से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। दिस इज जस्ट एज अ फाउंडेशनल ब्लॉक आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो इसके ऊपर हम बिल्ड करते जाएंगे। अब इससे जुड़ा हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन वगैरह वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन उस सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम क्विकली एक बार सारे फाउंडेशंस को कवर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है वेरिएबल। अब वेरिएबल एक तरीके का ना बहरूपिया होता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, राइट। तो मान लीजिए कि हमने इस वेरिएबल को अब किसी चीज़ से रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, राइट। तो इसे हम जनरली अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसे हम x कह देते हैं, y कह देते हैं, z कह देते हैं, a b c कुछ भी कह सकते हैं, राइट। और समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, उस इक्वेशन की डिमांड के अनुसार एक्स वाई जी अपनी अपनी वैल्यू ले सकता है। जो भी मैथमेटिकली सही होगा, जो भी लॉजिकली सही होगा, एक्स वाई जी ए बी सी वेरिएबल वो वैल्यू को अज्यूम कर लेगा। ठीक है, फिर होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती। अगर मान लीजिए मैं लिख दूं 4, तो ये 4 ही रहेगा। अब आप इसे दुनिया के किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज़ कर लीजिए, ये 4 ही रहने वाला है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसी तरह -8, पाई और कोई फ्रैक्शन मान लीजिए 3/4, ये सारे जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ है। ये कहीं भी हो, जो 3/4 एक जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी जगह भी वही रिप्रेजेंट करेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है वेरिएबल के, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि x + y = 4, अब यहाँ पे जो x है ये 2 हो गया तो y मेरा 2 हो जाएगा, x मेरा 3 हो गया तो y मेरा 1 हो जाएगा, x मेरा मान लीजिए कि 4 हो गया तो y मेरा 0 हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी और अकॉर्डिंगली y की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो इससे हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को अगर हम साथ में जोड़ दें, ठीक है, अब जोड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा। जैसे कि ऑपरेशंस जो होते हैं मैथ में जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इनकी मदद से हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में लिख सकते हैं। 4x हो गया यानी कि 4 × x, 5 + y हो गया जिसमें हम एडिशन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जब आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को साथ में लिखते हैं ऑपरेटर्स की मदद से। जब उसे हम साथ में लिखते हैं, हो सकता है डिवीजन का यूज़ करके, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन का यूज़ करके, जब आप डिफरेंट चीज़ों को एक जगह लिखते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूँ, 4x + 3। 4x का मतलब है 4 × x। जब भी यहाँ पे कुछ लिखा ना हो, बस ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 4x हो गया 4 × x + 3। तो यहाँ हमने कांस्टेंट को, वेरिएबल को इन ऑपरेटर्स की मदद से एक साथ लिखा है और ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास है कुछ 9y + 5a/4। ठीक है, यहाँ हमने फिर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को डिवीजन, एडिशन वगैरह वगैरह के साथ लिखा है, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। तो मैथमेटिक्स में अगर आप कोई भी चीज़ सही तरीके से लिखते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन तो होता ही है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज़ कर लिया है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं टर्म्स पे। तो जो कॉन्स्टेंट्स को या फिर वेरिएबल्स को जब आपने मल्टीप्लिकेशन साइन के थ्रू कंबाइन किया, जैसे कि 4x हो गया और उससे आपने जोड़ा यहाँ पे एक दूसरे टर्म में, तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि ये एक हो गया 4x, इसमें हमने जोड़ा 3, तो ये 4x और 3 इस एक्सप्रेशन के टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है 9y/4 + 5a/4। तो जो दो चीज़ों को हम आपस में जोड़ रहे हैं वो इस एक्सप्रेशन के टर्म्स कहलाते हैं। तो 9y/4 एक टर्म हो गया, 5a/4 अनदर टर्म हो गया, राइट। उसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास होता कुछ 7y² + 9a⁴ -6b³। ठीक है, ये मैंने लिखा है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म हो गए। ये हमारा हो गया पहला टर्म 7y²
ये हो गया हमारा दूसरा टर्म 9a⁴, और ये हो गया हमारा तीसरा टर्म विथ साइन -6b³। उस टर्म को हम साइन के साथ लिखेंगे तो वो हमारा टर्म कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे -6b³, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते थे, प्लस ऑफ -6b³। तो ये -6b³ ये पूरा मेरा एक टर्म कहलाएगा, राइट। क्योंकि हम जनरली टर्म्स को जोड़ते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो हम किसी भी नेगेटिव साइन को प्लस ऑफ माइनस लिख सकते हैं, राइट। तो वो कोफिशिएंट का जो साइन है यहाँ पे 6 का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो ये -6b³ ये पूरा एक टर्म हो जाएगा। अब कोफिशिएंट की बात हमने कर ही ली है, तो इस वेरिएबल को हमने जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, जैसे 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये -6 हो गया, ये अगेन साइन के साथ, ठीक है। तो ये इसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास होता -4/3 y³ प्लस ऑफ 9a⁻72 माइनस ऑफ 52 p³, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं -4/3, +9, -52, ये सारे इस रेस्पेक्टिव टर्म्स के कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो इसका जो कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा अलॉन्ग विथ इट्स साइन, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। और ऑपरेटर्स तो हमने देख लिया। तो आई थिंक आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और प्रिसाइज होते हैं, थोड़ा सा और इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सब मैं हटाता हूँ यहाँ से। चलिए अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक बहुत स्पेसिफिक केस होता है, राइट, जिसमें जो है वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होती है, राइट। पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी टर्म, हम कोई भी टर्म को हमने जॉइन करके लिखा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और टर्म्स जो है कांस्टेंट्स और वेरिएबल से बनते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के केस में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर एक होल नंबर ही रहेगी। पावर ऑफ वेरिएबल विल बी अ होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक डिफरेंस देके बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x³ माइनस ऑफ 5x² प्लस ऑफ 9y प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 92m⁻97। मान लीजिए ऐसे मैंने एक रैंडम एक्सप्रेशन लिख दिया। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अगर आप इंडिविजुअल एक एक टर्म को देखें तो यहाँ पे पहले टर्म में x की पावर है 3, होल नंबर, सेटिस्फाइड। -5x² x की पावर एक होल नंबर, सेटिस्फाइड। 9y, y यानी y की पावर है यहाँ पे 1, ठीक है, तो सेटिस्फाइड, 1 एक होल नंबर है। 8, अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे तो यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है कि इस 8 को हम लिख सकते हैं 8, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, a की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 तो हमेशा 1 होता है। तो इसको हम अज्यूम कर सकते हैं 8 टाइम्स 1, क्योंकि ये तो 8 के ही बराबर है। और इसको हम लिख सकते हैं 8, कोई भी वेरिएबल डाल लीजिए, मान लीजिए y की पावर 0, लेकिन 0 भी तो एक होल नंबर है, राइट। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे कॉन्स्टेंट्स भी इनफैक्ट पॉलिनोमियल्स होंगे, राइट। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ m की पावर 97 है, जो कि एक होल नंबर तो है ही। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसने पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रहे कि पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल डिवीजन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा कुछ लिखूं, मान लीजिए 4x³ प्लस 9y² अपॉन 8m⁴, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल आ रहा है। और अगर आप इसे थोड़ा सा ट्वीक करके लिखें तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 9y² टाइम्स 1/8m⁴, और -4 तो एक होल नंबर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल्स की कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर है वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगी। फिर पॉलिनोमियल से हम आते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री पे, क्योंकि सिर्फ पॉलिनोमियल्स के लिए ही डिग्री डिफाइन होता है। अब डिग्री क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, जितने भी वेरिएबल्स हो, ठीक है, उनका जो हाईएस्ट पावर होगा, जिस भी टर्म का हाईएस्ट पावर हो, वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि इसके केस में यहाँ पे x की पावर है 3, x की पावर है 2, y की पावर है 1। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, बट एनीवेज जो भी वेरिएबल आप अज्यूम करेंगे उसकी पावर है 0, लेकिन यहाँ m की पावर है 97। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 97 हो जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट अवेलेबल पावर है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास होता 10y³ प्लस 9a² प्लस 5। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, तो y की पावर है 3, a की पावर है 2 और यहाँ पे जो होगा उसकी पावर है 0। हाईएस्ट क्या है 3, तो ये एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि मान लीजिए ऐसा कुछ केस हो, कुछ ऐसा केस हो जाए, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। मान लीजिए केस को कुछ ऐसा होता 8a⁴ और x⁵ प्लस 9y⁴ z⁴ माइनस 4/3 मान लीजिए a⁵ b⁵ ठीक है, सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है तो एक पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी अगर मैं आपसे ये पूछूं। तो ऐसे केस में जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो डिग्री निकालने के लिए हम एक थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, जैसे कि अब हर टर्म की मुझे पावर की बात करनी है। तो अगर पहले टर्म की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका मैं टोटल पावर कंसिडर करूँगा वो है 4 + 5 9 के बराबर। ठीक है, इसका कुछ मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस हम डिग्री कैलकुलेट करने के लिए ऐसे केस में जब एक से ज़्यादा वेरिएबल रहते हैं तो ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पावर्स को टोटली ऐड कर दिया, 4 + 5 9। इस केस में मैं यहाँ के पावर्स को ऐड कर दूंगा, 2 + 6 यानी कि 8, और यहाँ इस केस में मैं यहाँ के पावर्स को ऐड कर दूंगा तो 5 + 6 11। ठीक है, हाईएस्ट हमारा 11 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 11 के बराबर होगी। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जस्ट ऐसे केस में डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तो होगी डिग्री के बात। अब डिग्री से रिलेटेड एक्चुअली डिग्री हम ये पढ़ते हैं ताकि हम मतलब इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ज्ञान वाला वीडियो बन रहा है, बट आप इसे 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये आपका फाउंडेशंस क्लियर कर देगा। आपको इसे कोर रिवीजन के टाइम देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा आप 1-2 बार इसे देख लीजिए तो फिर ये फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री की तो हमने बात कर ली। अब डिग्री से हम पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ठीक है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल दिखेगा, वो तो एक कांस्टेंट होगा, राइट। मान लीजिए मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ 7, तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 1 यानी कि 7 टाइम्स कोई भी वेरिएबल ले लीजिए y⁴। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही टर्म है, उसकी पावर 0 है, तो इसकी डिग्री तो 0 हो गई। तो अगर कभी भी डिग्री 0 है किसी पॉलिनोमियल की तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी और उससे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो क्या करेंगे, डिग्री अगर 1 है यानी कि मैक्सिमम अवेलेबल पावर क्या होगी, कितने भी टर्म्स हो उसमें वो 1 होगी। तो जैसे कि मान लीजिए 4x हो गया, या फिर 4x + 2 हो गया, या फिर मान लीजिए 4x + 3y हो गया, ऐसा कुछ होगा। मैक्सिमम पावर वेरिएबल के 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो सारे पॉलिनोमियल्स होंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 रहेगी। ठीक है, फिर आते हैं कि मान लीजिए कि अगर डिग्री 2 हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ हो x² -5/2m² प्लस 5m। ठीक है, डिग्री अभी भी 2 है। मान लीजिए कुछ हो हमारे पास 4/3 y⁴ प्लस 2y + 3। ठीक है, अभी भी डिग्री 2 है। तो ऐसे केस में जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, उसी तरह अगर डिग्री 3 हो, अगर मान लीजिए हमारी डिग्री अगर 3 हो तो फॉर एग्जांपल 4x³ + 5x² - 3/2x + 9। ठीक है, ये एक
पॉलिनॉमियल है और यहाँ पे डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट अवेलेबल पावर ऑफ द वेरिएबल वो 3 है। तो ऐसे केस में जो डिग्री 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब ये काफ़ी कॉमन पॉलिनॉमियल्स है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यूबिक के रूट्स कैसे होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पता तो होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता क्या है, राइट। उसके लिए डिग्री की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और डिग्री पॉलिनॉमियल्स के लिए ही सिर्फ डिफाइंड होता है, इसलिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। उसी तरीके से अगर डिग्री हमारी 4 हो, अगर मान लीजिए डिग्री हमारी 4 हो तो उससे हम बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी कि मान लीजिए x⁴ -4 हो गया, 4/3 y⁴ हो गया, ऐसा कुछ हुआ तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। एक छोटी सी क्लासिफिकेशन और होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर किसी पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म है, ओनली 1 टर्म, तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, तो मोनोमियल होगा। अगर वहाँ पे 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अगर वहाँ पे 3 टर्म्स हो, अगर उस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स है तो वो हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। बट ये बस जानने के लिए, इसका कुछ ऐसा ज़्यादा मतलब नहीं है। बट एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो गया बाइनोमियल। तो पॉलिनॉमियल किसे कहेंगे? तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो पॉलिनॉमियल है वहाँ पे अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो वो पॉली तो कहलाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा। तो बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, इसके बाद 4 टर्म्स वाले, 5 टर्म्स वाले, 6 टर्म्स वाले, सबको हम पॉलिनॉमियल्स कह सकते हैं। मोनोमियल भी एक पॉलिनॉमियल है जब अगर आप पॉलिनॉमियल एज अ डेफिनेशन कंसिडर करें। बट अगर बहुत प्रिसाइसली अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक पॉलिनॉमियल होता है और उसमें एक से ज़्यादा टर्म है तो वो एक पॉलिनॉमियल कहलाएगा ही, ठीक है। तो काफ़ी ज्ञान दे दिया मैंने, आई होप ये ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हुआ होगा। इसे 1-2 बार देख लीजिए, आपको फाइनल रिवीजन के टाइम इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके ऊपर अब हम जो बात करेंगे तो मैं एज्यूम करूँगा ये सारा नॉमेनक्लेचर, ये सारा बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, ठीक है। और फिर अब हम क्वेश्चंस पे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स पे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच पेशेंटली लिसनिंग इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी।